सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना दोस्त विशु राय स्वागत करता हूं विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। एक नई सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ आप सभी के बीच। आप सभी साथियों से मेरी अपील है, विनती है कि आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी किया करें, अपना सुझाव भी दिया करें। आपकी सुझाव की बदौलत और आपके प्यार आशीर्वाद की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप जब सुझाव देते हैं, कोई कमेंट करते हैं, जब उस सुझाव को पढ़कर मुझे कहानी सुनाने में काफ़ी अच्छा लगता है। जो भी कमियां रहती हैं कहानी में उन्हें सुधारने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। आपके कमेंट की बदौलत मुझे मदद मिलती है। आते हैं आज की घटना पे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 52 की है। सेक्टर 52 में एक मकान मालिक और उनकी पत्नी, जिनकी उम्र 55 साल और पत्नी की उम्र 60 साल रहती है, दो ही लोग रहते थे। उनका पास में ही एक मकान था जिसमें 3 फ्लैट थे और तीनों ही वह किराए पर दिया करते थे। उसी से उनका खर्चा चलता था। एक दिन एक किराएदार जब उनके घर आता है और किराए की बात करता है, मकान लेने की बात करता है, तो ऐसे मकान दिखाने के लिए जब अपने उस फ्लैट पर लेकर जाते हैं जहाँ वह जिस मकान को वह किराए पर दिया करते थे, तो वहाँ उन्हें अजीब सी बदबू आती हुई महसूस होती है। अजीब सी बदबू आ रही थी। जब वह ऊपर जाते हैं, कमरे पे देखते हैं तो कमरा का ताला खुला रहता है। जब कमरे को खोलते हैं तो कमरा भी खुल जाता है और जैसे ही वो अंदर जाके देखते हैं तो एक लड़का अपने बेड पर, जो कि किराएदार रहता है, सोया हुआ है और उसके शरीर पर मक्खियां भनक रही हैं। अब वह जाकर जब उस व्यक्ति को हिलाता डुलाता है तो वह हिलता डुलता नहीं है, उसकी सांसें बंद हो चुकी थी, वह मर चुका था। अब उसकी लाशें भी, जो लाश थी उसकी, वह काफ़ी धीरे धीरे सड़ रही थी। अब वह फौरन ही पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पे पहुंचती है, लाश की शिनाख्त करती है, मकान मालिक से पूछताछ करती है तो पता चलता है जो बॉडी है वो एक रजनीश नाम के व्यक्ति, जिसकी उम्र 28 साल है, उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला है। अब पुलिस बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और घर वालों को सूचना देती है। उसके घर से, जौनपुर से, उसके भाई और उसके पिता पहुंचते हैं। जैसे ही उनको यह खबर मिलती है कि उनके भाई की मृत्यु हो चुकी है, वह रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं। उनके घर पर मातम छा जाता है। अब गांव वाले जुटने लगते हैं घर पर और धीरे धीरे यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी मौत हुई कैसे, लेकिन अब इसका खुलासा नहीं हुआ था। भाई और पिता अगले दिन जब वहाँ गुरुग्राम पहुँचते हैं, जिसका नया नाम गुरुग्राम है, गुरुग्राम पहुँचते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है, पुलिस बताती है कि लड़का दारू के नशे में था और इसकी दम घुटने से मौत हुई है। और परिवार वाले काफी हैरान रहते हैं। वह कहते हैं उनका लड़का दारू नहीं पीता था, लेकिन आजकल जो लड़के होते हैं वह घर पर माँ बाप के सामने तो अच्छे से रहते हैं, माँ बाप पर काफी विश्वास दिखाते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद नशे करने लगते हैं जिनका माँ बाप को अंदाजा भी नहीं होता, माँ बाप को पता भी नहीं होता। अब पुलिस वही केस को बंद कर देती है। घर वाले बॉडी को लेकर आते हैं। बॉडी को लेकर आने के बाद उनका दाह संस्कार करते हैं। अब जो भाई रहता है वह अपने भाई का कुछ सामान जो पड़ा रहता है कमरे पर, जैसे लैपटॉप वगैरह, फोन वगैरह, लेकर घर जाता है। कुछ दिनों बाद भाई जब लैपटॉप खोलता है तो वह देखता है कि उसमें कुछ अश्लील वीडियो पड़ी हुई है, कुछ लड़कियों की तस्वीरें पड़ी हुई है उसके भाई के साथ। अब उसको शक होता है। जब वो अपने उस लड़कियों के फोटोज को मोबाइल में भी देखता है, नंबर के साथ सेव रहता है, तो फोन करता है। तो जो लड़कियां होती हैं वह कहती हैं कि मैं इन्हें नहीं जानती हूँ, यह हमारे किराए पे जहाँ हम रहते थे वही रहते थे, विशेष हमारी बातचीत नहीं होती थी, मैं बहुत अच्छी तरह से इन्हें नहीं जानती हूँ। तभी लड़का बताता है कि इनकी मौत हो चुकी है। अब लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं, कहती है नहीं, मुझे तो अब ये पता नहीं है, मैंने काफी दिन पहले ही कमरे को खाली कर दिया था। अब लड़का भी शक करने लगता है। जब वो फोन खोलता है तो फोन में कई ऐसी तस्वीरें होती, कई ऐसी वीडियोस होती हैं जो उन्हीं लड़कियों की होती हैं। अब लड़का हैरान रहता है कि आखिर ये वीडियोस, फोटो जो लड़कियों के साथ आई कहाँ से, और वो लड़कियां कह रही हैं कि हम इन्हें जानते तक नहीं। अब वह फौरन ही घर वालों से बात करता है, अपने भाई की हत्या की बात करता है कि उसकी भाई की मृत्यु दम घुटने से नहीं बल्कि उसका कत्ल किया गया है। अब घर वाले हैरान हो जाते हैं, जो भी इस बात को सुनता हैरान हो जाता। और वह फौरन ही
गुरुग्राम जाता है और सेक्टर 52 के पुलिस थाने में FIR दर्ज कराता है, शिकायत दर्ज कराता है कि उसकी भाई की मौत दम घुटने से नहीं बल्कि उसका कत्ल किया गया था। अब जो पुलिस इंचार्ज होते हैं, जो वहाँ थानेदार होते हैं, वो इस बात को सुनते हैं और गंभीरता से लेते हैं, जांच पड़ताल शुरू करते हैं। पहले मकान मालिक से पूछताछ होती है, फिर कमरे के आसपास लोगों से पूछताछ होती है। तभी पता चलता है कि कुछ दिनों पहले इसमें लड़कियां रहती थीं, 2 लड़कियां जो सगी बहनें थीं, जिनका नाम प्रिया रहता है, जिसकी उम्र 24 साल रहती है, और जो बड़ी बहन रहती है निशा, 26 साल रहती है, जो वहीं इंजीनियर थी, किसी कंपनी में इंजीनियरिंग का काम करती थी। और जो प्रिया रहती है 24 साल की, वो मेडिकल कॉलेज में नर्स रहती है। कुछ ही दिनों पहले वह वहां से कमरा खाली करके घर चले गए हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है। दरअसल जो रजनीश रहता है, उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला होता है, जौनपुर के एक छोटे से गांव का। उसके घर में उसके पिताजी, उसकी माताजी और उसका एक भाई है, और वह खुद रहता था। 4 लोगों का परिवार था। अब जैसे ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, वह मेडिकल के ही काम के लिए, MR का जो काम होता है, उसकी एक कंपनी में जॉब लगती है, गुड़गांव में ही। अब गुड़गांव में काम लगने के बाद वो उस कंपनी में जॉब करने लगता है, और वहीं उस जो बूढ़े जो 2 व्यक्ति पति पत्नी रहते हैं, उन्हीं के पास जाता है और किराए का मकान लेता है। उस किराए के मकान में रहने लगता है। और तभी कुछ दिनों बाद 2 लड़कियां भी आती हैं, और उसी कमरे में नीचे जो 2 मंजिला मकान रहती है, उसमें 3 फ्लैट रहते हैं। नीचे वाला जो फ्लैट रहता है, उसमें लड़कियां रहती थी। जो लड़कियां रहती है प्रिया और निशा, दरअसल जो निशा रहती है, वो बेंगलोर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म कर दिल्ली आई थी। दिल्ली में उसकी जॉब लगती है गुरुग्राम में, तो वह गुरुग्राम में ही रहने लगती है। तभी कुछ दिनों बाद जो उसकी छोटी बहन रहती है प्रिया, वह भी पढ़ाई खत्म कर मेडिकल की पढ़ाई के लिए अपनी बहन के साथ ही रहने लगती है। और दोनों ही बिहार के चंपारण के रहने वाले होते हैं। अब दोनों साथ रहकर पढ़ाई करने लगते हैं। इसी बीच जो लड़की रहती है, जो छोटी बहन रहती है प्रिया, एक दिन जब उसकी बहन निशा अपने काम पर रहती है, नाइट शिफ्ट रहती है, तभी प्रिया के कमरे की लाइट कट जाती है और वह छत पर घूमने के लिए जाती है। छत पर घूमने के लिए जाती है तो छत पर रजनीश भी घूम रहा था, किसी से बातें कर रहा था। अब पड़ोसी होने के नाते एक ही फ्लैट पर रहने की वजह से दोनों की अब बातचीत शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बातचीत होती है और बातचीत दोस्ती में बदल जाती है। अब जब भी उसकी बहन बाहर रहती थी निशा, दोनों मिला करते थे, बातचीत किया करते थे। अब रजनीश अपने कमरे पर अकेला ही रहता था, और जो छोटी बहन रहती है प्रिया, जो मेडिकल कॉलेज में नर्स रहती है, अब उसकी दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे के कमरे में जैसे ही मौका मिलता था, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते थे। अब धीरे धीरे एक दिन रजनीश कमरे पर अकेला रहता है, बाहर अपना लैपटॉप चला रहा होता है, तभी उसके कमरे में उसकी प्रेमिका प्रिया आ जाती है। दोनों ही बैठकर लैपटॉप देखने लगते हैं। लैपटॉप में कुछ गंदी मूवी चल रही थी। जब दोनों मूवी देखने लगते हैं तो दोनों मूवी देखते देखते इस कदर खो जाते हैं कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में, यानी कि यूं कहे कि शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब शारीरिक संबंध धीरे धीरे कई महीनों तक बनने लगता है। इसी बीच एक दिन जब प्रिया और निशा दोनों छत पर घूम रहे होते हैं, तभी रजनीश ऊपर आ जाता है। रजनीश प्रिया से बातें करने लगता है, प्रिया भी बातें करने लगती है। जो निशा होती है वह भी उससे बातचीत करने लगती है। अब धीरे धीरे निशा रजनीश को बेहद पसंद करने लगती है, यानी कि दोनों बहनें एक ही लड़के को पसंद करने लगती हैं। अब जब प्रिया नहीं होती कमरे पर, यानी कि अपने जॉब से, नर्स के काम से मेडिकल कॉलेज गई रहती, तभी अब वह लड़का निशा से भी बातचीत करता, उसके साथ भी वीडियो दिखाता, और वीडियो दिखाकर, अश्लील वीडियो दिखाकर एक दूसरे की फोटोज लेते, दोनों फोन पर बातें भी करते। और उसके बाद धीरे धीरे दोनों एक दिन इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। अब जब भी समय मिलता, जो लड़का रहता दोनों बहनों के साथ संबंध बनाता। छोटी बहन भी बेहद पसंद करती थी, बड़ी बहन भी बेहद पसंद करती थी। दोनों उस लड़के से शादी करना चाहते थे, लेकिन इसकी जानकारी दोनों बहनों को नहीं थी। अब एक दिन जो छोटी बहन होती है,
उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब तबीयत खराब होती है तो वह अपनी बहन को बताती है, और जो बातें वो बहन को बताती है, बहन सुनकर हैरान रह जाती है। बहन, जो बड़ी बहन होती है, वो मार्केट जाती है और कुछ सामान लाती है, किट वगैरह लाती है, और अपनी बहन का चेकअप करती है तो पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। और जब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन प्रिया को डांटती है और बात पूछती है कि आखिर क्या कारण है, कौन है, किसकी बच्चे की तुम माँ बनने वाली हो, तो वह रोने लगती है और बताती है कि जो पास में रजनीश रहता है मैं उसे बेहद चाहती हूँ और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब जैसे ही यह बात बड़ी बहन सुनती है, वह हैरान रह जाती है। वो अपना सर पकड़ लेती है, ऐसा लगता है उसके पांव तले जमीन खिसक गई हो। अब वह कुछ देर बाद रजनीश से बातचीत करती है, तो रजनीश बताता है कि तुमसे मिलने से पहले मेरी उससे दोस्ती हुई थी और हम दोनों की मोहब्बत हो चुकी थी। इसी वजह से धीरे धीरे एक दिन जाने अनजाने में हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध बना। हो सकता है कि इसी बीच ऐसा हुआ हो। अब बड़ी बहन उससे झगड़ा करने लगती है कि जब तुम्हारा संबंध छोटी बहन से था तो मेरे साथ संबंध बनाने की तुम्हें क्या जरूरत थी। अब दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं। इसी बीच छोटी बहन भी आ जाती है, तो छोटी बहन को पता चलता है कि दीदी का भी उसके अफेयर उसी रजनीश के साथ है। अब दोनों मिलकर झगड़ा करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जो बड़ी बहन है वो अभी प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब दोनों की दोनों बहनें रजनीश के बच्चे की मां बनने वाली होती हैं। अब रजनीश दोनों को मनाता है, दोनों से शादी करना चाहता था। दोनों बहनें उससे बातचीत करती हैं। अब दोनों बहनें सोचती हैं कि आखिर वह क्या करेंगी। वह परेशान रहती हैं, हैरान रहती हैं। एक दिन रजनीश से झगड़ा होता है, दोनों लड़ाई करते हैं। अब रजनीश को गुस्सा आता है और वह कमरा बंद कर वहां से निकल जाता है। वह दारू पीता है। दारू पीने के बाद जब घर आता है कमरे पर, तो दोनों लड़कियां भी उसके कमरे में जाती हैं और उसको धमकी देती हैं, बातचीत करती हैं कि अगर तुमने दोनों से शादी नहीं की तो तुम्हें जेल भिजवा कर रहेंगी, जेल भिजवा देंगी रेप के आरोप में। अब वह परेशान हो जाता है। इसी बीच वह दोनों से शादी करने के लिए मना करता है। अब दोनों जो लड़कियां होती हैं उसको जेल भिजवाने की बात करती हैं। तो जो रजनीश रहता है उनके अश्लील वीडियो फोटोज दिखाकर कहता है, तुम लोग अपना एबार्शन करवा लो, गर्भपात करवा लो और तुम लोग यहाँ से चली जाओ, या तो मैं चला जाऊं। जो कुछ भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ, तीनों की मर्जी से हुआ। लेकिन दोनों बहनें झगड़ा करती और कहती, तुमने जानबूझकर हम दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद की है। अब रजनीश काफी गुस्से में आता है। इसी बीच दोनों में हाथापाई होती है। वह दारू के नशे में रहता है और तभी दोनों बहनें गुस्से में आकर तकिए से उसका मुंह ढक देती हैं, जिससे उसकी दबा देती है, जिसकी उसकी दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। और उसके शरीर पर सिर्फ जो नीचे का अंडरवियर होता है वही रहता है, बाकी कुछ उसके शरीर पर लड़की के रहता नहीं है। अब धीरे से लड़कियां उसी रात फोन करती हैं, मकान मालिक को कमरा खाली करने के लिए कहती हैं और रात में ही कमरा खाली कर अपने घर चली जाती हैं। जब कुछ दिनों बाद मकान मालिक नए किराएदार को लेकर वहां जाता है कमरा दिखाने के लिए, तो उसे बॉडी मिलती है। अब बॉडी मिलती है, पोस्टमार्टम भी होता है, रिपोर्ट भी सामने आती है। जब लड़का छोटा भाई रिपोर्ट दर्ज कराता है तो पुलिस अब कॉल डिटेल्स खंगालती है लड़के की, तो पता चलता है, फोन चेक करती है तो पता चलता है कि वह रजनीश नाम के लड़के से बात करती थी और उसी के साथ उन दोनों बहनों का संबंध था। दोनों के अश्लील वीडियोस फोटोज देखकर अब पुलिस उस चंपारण पहुंचती है और चंपारण दोनों बहनों को गिरफ्तार करती है। अब जैसे ही चंपारण पुलिस पहुंचती है, घर में दहशत का माहौल रहता है कि उनके घर पर आखिर पुलिस क्या करने आई है। पुलिस घर वालों को हकीकत बताती है तो घर वाले भी सदमे में आ जाते हैं कि हमारी दोनों बच्चियां जो बाहर रहकर, एक बच्ची मेडिकल में नर्स का काम करती थी, एक इंजीनियर थी, और दोनों ही एक ही लड़के की माँ के बच्चे की माँ बनने वाली है। घर वाले भी सदमे में आ जाते हैं। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर गुरुग्राम ले जाती है। वहां दोनों से पूछताछ करती है। पूछताछ में लड़कियां बताती हैं कि वह हमारे साथ रेप करता था, संबंध बनाता था, अश्लील वीडियो बनाता था और हमें ब्लैकमेल करता था। और जब हम दोनों बच्चे की माँ बनने वाली थी, हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं,
तो हम दोनों लोग उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन वह बार बार शादी से मना करता था और ब्लैकमेल करता था। इसी वजह से एक दिन झगड़ा होता है और हम दोनों ने मिलकर उसका तकिए से गला दबा दिया, मुंह ढक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब पुलिस दोनों को बातों को सुनकर जो तकिया होता है सबूत के आधार पर उसे लेती है और उनकी बातचीत रिकॉर्ड करती है। उसके आधार पर दोनों लड़कियों को जेल भेज देती है। अब जो भी इस घटना को सुनता बेहद ही हैरान रहता, आश्चर्य में पड़ जाता कि एक ही व्यक्ति अपनी अय्यासी के लिए दो खूबसूरत बहनों को प्रेग्नेंट कर देता है और दोनों से शादी की बातें करता है। अब पुलिस लड़की के बयानों के आधार पर लड़की को गिरफ्तार करती है और उसे जेल भेज देती है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, हैरान करना है या परेशान करना नहीं है। जो माँ बाप आप पर विश्वास जताकर आपको बाहर पढ़ाई लिखाई के लिए या किसी जॉब के लिए भेजते हैं, तो उनके विश्वास को कायम रखना हमारा फर्ज है और इस फर्ज को हमेशा अदा भी करना चाहिए। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम हैं अमित कुमार हैं, सुबोध कुमार जी BSF सिलीगुड़ी से हैं, सतीश गुप्ता जी मऊ से हैं, जया बाधवानी जी हैं, सोहन लाल सेठिया जी राजस्थान से हैं, नासिर पठान जी हैं महाराष्ट्र से। आप सभी साथी काफ़ी अच्छे कमेंट करते हैं। आपका कमेंट सुनकर हमारा मनोबल काफ़ी ऊपर तक जाता है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेके आता हूँ, अच्छी अच्छी घटनाओं को लाने के लिए भी मदद मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग मनोबल बढ़ाते रहिए, इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी साथी वीडियो को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 10,000 की जो हमारी फैमिली होने वाली है, इसको जल्द से जल्द आप लोग कंप्लीट कराएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।